गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के हैं। तो आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अर्थनीति से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा तो हम लोग देखते ही हैं कि दुनिया भर में जितने हिस्ट्री अगर देखेंगे, दुनिया भर में कितने ही बड़ा बड़ा जो भी रेवोल्यूशन हुआ है, चाहे वो आप जो रूस विप्लव को ले लो, और जो हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े विद्रोह हुआ है, उसमें सब कारण, जब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देख सकते हो, तो सब में इकोनॉमी जुड़ा हुआ था। तो भारतवर्ष में भी 1857 में जो मतलब जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें भी अर्थनीति और इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था। इसका कारण एक बड़ा हिस्सा था ये अर्थनीति की वजह से ये विद्रोह हुआ था। कैसे हुआ था हम थोड़ा थोड़ा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिसी किस वजह से ये हम लोगों को उस वक्त जो थे उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था, स्पेशली इकोनॉमिकली हम लोग नीचे चले गए थे। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलते हैं कि 1757 टू 1857, इन 100 साल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पॉलिसी लिए थे भारतवर्ष को शासन करने के लिए, ये पॉलिसी ज़्यादातर शोषण करने वाला ही पॉलिसी था। मतलब कैसे भी भारतवर्ष से पैसा लूट के लिए लेके जा सकते, यही वाला पॉलिसी लेके वो लोग चलते थे। और ये प्रमाण भी हम लोगों के सामने है, ये प्रमाण भी हम लोगों के सामने है। कैसे? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, मुगल बादशाह से ये परमिशन लिए थे कि हम लोग अकेले ही, सिर्फ जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही परमिशन मिला था भारतवर्ष में बिजनेस करने के लिए। यूरोप का कोई भी कंपनी बिजनेस नहीं कर सकता था विदाउट एनी परमिशन ऑफ मुगल बादशाह। तो मुगल बादशाह के पास ऐसे ही उन्होंने ये परमिशन ले लिया था पहले ही 65 में, तो 1765 में परमिशन ले लिया था। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके चलते क्या हुआ, भारतवर्ष में जो भी इंग्लैंड से माल आ रहा था उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था। और भारतवर्ष से जो भी मतलब जो सामग्री बन रहा था, जब वो भारतवर्ष के कोई ट्रेडर्स इंग्लैंड में लेके जाते थे, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स बढ़ता था। इसलिए सबसे इनमें क्या है, ये बैलेंस नष्ट हो गया। मतलब जब कोई इंग्लैंड से अगर कोई आएगा, बनिक जो ट्रेडर है, वो जब माल लाते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, इसका मतलब उसका तो दाम कम हो जाता है। जब भारत का कोई ट्रेडर लेके जाते इंग्लैंड, उसमें उसके ऊपर 20% 30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, तो इसके लिए उसका दाम भी बढ़ जाता है। इसके चलते भारतवर्ष में अपना जो जो छोटा मोटा जो छोटा शिल्प था, कॉटन इंडस्ट्री स्पेशली हम बोल सकते हैं, कॉटन इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गया, क्योंकि वो बैलेंस नहीं रख पाए। और बहुत सारे कॉटन इंडस्ट्री जो कॉटन घर में जो साड़ी बनाते थे, वो 1700 मतलब 1757 से पहले हमारे देश में बहुत अच्छा समृद्ध शिल्प था वो कॉटन इंडस्ट्री, और पूरे विश्व भर में हम लोग प्रसिद्ध थे। लेकिन इन 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा पॉलिसी लिए कि भारतवर्ष को क्या कर दिए, ये हमारे घर घर में जो कॉटन इंडस्ट्री था वो बंद करने के लिए मजबूर हो गए, जो हमारे जो कॉटन जो क्राफ्ट्समैन थे। बहुत सारे लोगों का काम चला गया, और जो भी खेती बाड़ी करने वाले थे, जो भी जो कॉटन को प्रोडक्शन मतलब जो खेती बाड़ी करते थे, प्रोड्यूस्ड जो करते थे, उनको क्या करना पड़ा, बहुत ही कम दाम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स आते थे उनको बेचने के लिए वो लोग मजबूर हो गए। और इसमें देखा गया बहुत सारे लोगों का काम चला गया, और कॉटन इंडस्ट्री सब पूरी तरह से छोड़ दिए। इसलिए बोला जाता है कि इन 100 साल में हमारे देश के जो भी छोटे मोटे धंधे थे उनको बर्बाद कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दूसरा इकोनॉमिक कारण जो 1857 के लिए बहुत ही जिम्मेदार था, वो है हमारे ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नमेंट चल रहा था उसका लैंड टैक्स। हम लोग जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये लैंड टैक्स शुरू किया गया था, रेवेन्यू टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद कॉर्नवालिस का नाम हम ऐसे ही बोलेंगे। 1793 में
1793 में कॉर्नवालिस ने भारतवर्ष में परमानेंट सेटलमेंट ये टैक्स जारी किया था। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, उड़ीसा एंड हमारे बिहार में। इसमें क्या सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? वो है कृषक, जो फार्मर थे, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर जाके गिरा था, क्योंकि उनका सुनने वाला कोई नहीं था। उसका टैक्स नहीं मुकूफ होता था, मतलब टैक्स नहीं छोड़ा जाता था, उसको टैक्स देना ही है, चाहे वो सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको टैक्स देना ही था। और सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसका ये पैक्ट, मतलब जो सिग्नेचर हुआ था, कौन टैक्स कलेक्ट करके देगा? वो नया जमींदार जो लैंडलॉर्ड होते, नया पुराना वाला नहीं, जो मुगल पीरियड से वो जैसे वंश परंपरा में जो लोग टैक्स लेते थे वो वाले नहीं, एक नया कम्युनिटी उभर के आया ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान। मतलब ये वारेन हेस्टिंग्स, ये परमानेंट सेटलमेंट के टाइम में हम बोल रहे हैं। तो पुराना वाला जो जमींदार थे, उनको भी जमींदारी से हटा दिया गया, मतलब नया एक टीम आया कॉर्नवालिस के टाइम में। तो दूसरा सती पहुंचा उस पुराने जमींदार श्रेणी को, जिसको अनुभव था कि कैसे टैक्स लेना है, कैसे हमारे देश का जो किसान है उनका हित को रखना है। लेकिन ये नए जो लोग हैं, इनका एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए तबाह हो गया। बांग्ला, बिहार और उड़ीसा में ये परमानेंट सेटलमेंट के चलते सबसे ज़्यादा तबाह हो गए किसान, और उसके बाद जो पुराना जमींदार श्रेणी था वो। मतलब गांव गांव में इतनी बुरी तरह से प्रभाव पड़ा परमानेंट सेटलमेंट का, और उसका प्रभाव जाके पड़ा जो जनरल पीपल था उसके ऊपर। तीसरी बात, हम लोग जानते हैं हमारे पूरे देश में 3 प्रेसिडेंसी था ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसमें अलग तरह का टैक्स चालू किया गया था, रेवेन्यू टैक्स जो है, रेवेन्यू, उनका नाम था रायतवारी सिस्टम। रायतवारी सिस्टम के चलते क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अलग पॉलिसी ली वहाँ पर ठीक किया गया। गवर्नमेंट और जो किसान होंगे वो डायरेक्ट किसान जाके गवर्नमेंट के टैक्स ऑफिस में जाके अपना टैक्स जमा कर पाएंगे। लेकिन उसमें एक प्रोविजन लगा दिया गया था। उस प्रोविजन का मतलब यही था कि गवर्नमेंट अगर चाहेंगे, उनको अगर लगा कि यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 30 to 40% टैक्स बढ़ा सकता है। तो उसके चलते गवर्नमेंट जब मर्जी आया टैक्स बढ़ा दिए। अब बताओ, एक किसान के ऊपर किसी साल में अगर 30 से 40% अगर टैक्स बढ़ा दोगे तो उसका वो कहाँ जाएगा? और ऊपर से उसको टैक्स देना ही है, चाहे वो बाढ़ आ जाए और सूखा पड़ जाए। तो इसके चलते मद्रास प्रेसिडेंसी में, मतलब हम लोगों का जो साउथ का है, साउथ के जो राज्य थे वो उस जमाने में, तो सबसे बड़ा वहां पर हालत खराब हो गया किसान का। और तीसरी बात, बेंटिक के टाइम में भी बहुत सारे उलटफेर किया गया टैक्स के बारे में, उसका भी प्रभाव पड़ा भारतवर्ष में। और 5 साल पहले 1857 रिवॉल्ट के 5 साल पहले लॉर्ड डालहौसी के दौरान उसमें इनाम कमीशन बिठाया गया था। हम बता देते हैं, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो नॉर्थ इंडिया में पड़ते हैं, तो उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो अलग तरह का एक टैक्स लाया गया था, टैक्स सिस्टम्स, वो उसका नाम था महलवारी बंदोबस्त। और महलवारी के चलते क्या हुआ था, कम्युनिटी टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन उसमें भी इतनी हालत खराब हो गया था कि इनाम कमीशन जब बिठाया गया 1857 में, थोड़ी देर 4-5 साल पहले, तो उन्होंने ठीक किया गया, जो टैक्स नहीं दे रहे थे, बहुत सारे निकम्मे जमींदार भी थे, और निकम्मे हम नहीं बोलेंगे लेकिन टैक्स कम दे रहे थे, ऐसे बहुत सारे जमींदार को, मतलब इसका टोटल नंबर बताया गया 20,000 जो जमींदार थे, उनका जो जमीन था वो हड़प लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके चलते वहाँ से जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे वो बहुत ही कष्ट में चले गए, मतलब उनकी हालत बहुत ही खराब हो गया। नॉर्थ इंडिया के एक ऑफिसर थे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, मार्क थॉर्नबिल, बोल रहे थे, मतलब उन्होंने बोले थे कि जब नॉर्थ इंडिया में ये पॉलिसी लिया गया, इनाम कमीशन बैठाया गया था, उसका प्रभाव सबसे खतरनाक था जनरल पीपल के ऊपर। और मतलब ये एक वर्ड इस्तेमाल किए उन्होंने, ये पॉलिसी था क्रूएल पॉलिसी, मतलब इतना खतरनाक स्थिति पैदा हो गया था नॉर्थ इंडिया में, इसका बोलने के लिए वो शब्द नहीं बचा था। ये मार्क थॉर्नबिल का मानना है। हमारे बंगाल का एक हिस्टोरियन है, फेमस हिस्टोरियन जो पूरे इंडिया में फेमस है, डॉक्टर शशि भूषण चौधरी। उनका एक बुक है इस जमाने को लेकर, सिविल रेबिलियन इन द
इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859, इसमें वो बताते हैं कि जो नया लैंड रेवेन्यू का सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया था, उसके चलते जो किसान हैं और उसके साथ गांव में बसने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और इसी के चलते गांव वाले ने 1857 में उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। ऐसा भी बताया जाता है कि जो किसान जो लोग हैं सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आ गए थे। कोई ये भी बोलता है कि ये जो 1857 रिवॉल्ट है ये किसान आंदोलन बन गया था। अयोध्या में एक पॉलिसी के चलते हम लोग और भी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे अयोध्या के विरुद्ध, अयोध्या के संग, मतलब उनके विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रवैया था, उससे हम लोगों को पता चलता है कि इकोनॉमी किस तरह से ब्रेक डाउन हो गया था। अयोध्या का राजा था वाजिद अली शाह, और उसका जो बेगम थे उनका नाम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को हम लोग जानते हैं, अयोध्या में उन्होंने 1857 रिवॉल्ट का लीडर थे। तो वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था। और हम लोग जानते हैं कि जो सब्सिडरी अलायंस जो लॉर्ड वेलेस्ली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें उस पैक्ट में साइन किया गया था। अयोध्या के जो नवाब थे उन्होंने साइन किए थे। ये सब्सिडरी अलायंस का एक फीचर्स ये था कि आप इसमें पैक्ट में साइन कीजिए और आपका जो भी जिम्मेदारी होगा, चाहे वो फॉरेन मिलिट्री सिस्टम हो, इंटरनल जो भी है, वो आपको सुरक्षा देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। वो तो चल रहा था वेलेस्ली के दौरान, वो तो चला गया, ठीक है। लेकिन जब डालहौसी आए, उन्होंने बोल दिया कि अयोध्या में शासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, इसलिए वो तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे। लॉर्ड डालहौसी का जो पॉलिसी था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते और बहुत सारे पॉलिसी उन्होंने लिए थे भारतवर्ष में जो भी राज्य बचा था उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में लाने के लिए। उन्होंने बोल दिया कि आप यहाँ पर शासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है और आप लोग तो ऐसे ही पहले से ही सिग्नेचर करके रखे हो सब्सिडरी अलायंस में, तो इसीलिए क्या है, अब हम लोग अयोध्या को कंट्रोल में ले रहे हैं। इसके चलते क्या हुआ, भारतवर्ष में अयोध्या का स्थिति सबसे खराब हो गया था। इसके चलते जब लिया गया अयोध्या को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में, 2 ब्रिटिश कमिश्नर का नाम बताया जाता है इस वक्त अयोध्या का। एक है कोवरली जैक्सन एंड सेकंड है मिस्टर गैबिन्स। इनका अपना इनका अपना मानना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब से अयोध्या के साथ ये मतलब कुशासन के चलते जब उन्होंने अपने अंडर में लेना शुरू किया, सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा वहाँ का जो तालुकदार श्रेणी था। तालुकदार मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे, 21,000 लैंडलॉर्ड का ज़मीन चला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ जुड़ा हुआ जो भी किसान थे, जनरल पीपल थे जो काम करते थे, उसका भी काम चला गया। ये लिखते हैं कि स्पेशली ये बोलते हैं कि 1856 में ये घटना घटी। 21,000 जमीन किसान का 21,000 तालुकदार जो है वो उन्होंने अपना जमीन मतलब गंवाए इनके चलते। और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट, ये इन्होंने स्पेशली जैक्सन ने इन्होंने लिखा है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अयोध्या में अगर ये पॉलिसी नहीं लाते तो वहाँ का किसान और जो जमींदार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं जाते। और इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इसको कोई बोलते हैं किसान आंदोलन 1857 को, जो भी आंदोलन को बोला जाता है। उसके ऊपर क्या हुआ पता है, एक तो आपने सब कुछ ले लिए, जमींदारी ले लिए, सब कुछ ले लिए। इसके ऊपर क्या किए, अयोध्या में नए तरीके अलग अलग टैक्स आपने इंप्लीमेंट कर दिए। जैसे लैंड टैक्स मतलब जो है चलने वाला टैक्स, और जो उस जमाने में नाव चलते थे उसको फेरी टैक्स बोला जाता था, वो भी टैक्स ले लिए। और उसके बाद ये है कि खाने पीने के ऊपर टैक्स बिठा दिए आप। इसके घर द्वार जो है था, घर जिसमें था उसका तो हम लोग आजकल के ज़माने में हम लोग टैक्स देते हैं। जो जहाँ पर घर रहता है उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, उस टैक्स को भी इम्प्लीमेंट कर दिया आप। मतलब अलग अलग, जहाँ पर वो जो गौशाला बनता था और गाय वगैरह जो चरने जाता था वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं, जहाँ पर खाने पीने के लिए चरने जाता था उसके ऊपर ही टैक्स लगा दिए। मतलब एक जनरल पीपल का जो
मतलब जीवन धारण करने के लिए जितना भी सामग्री था उसके ऊपर आप टैक्स लगा दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स लगा दिया। इसके चलते क्या हुआ, कोई सेक्शन नहीं बचा, एक ही मात्र उपाय बचा उनके सामने। जैसे बोलते हैं हम लोग के पीछे में दीवार, जैसे मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं दीवार है, तो दीवार लग गया और हम लोग बचने के लिए क्या करेंगे, सामने की तरफ जाएंगे। और एक ही उपाय था, विद्रोह, मतलब रिवॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। यहां पर एक इकोनॉमी का कारण और एक सेक्शन जो बच जाता है वो है एडुकेटेड पर्सन। उन लोगों का क्या यहां पर कुछ कंट्रीब्यूशन था? वो लोग किसके साथ थे? अंग्रेज के साथ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, या उनका भी कुछ गलत हुआ? उनके साथ भी गलत हुआ। कैसे हम बताते हैं, देखो, जैसे हमारा देश का जो राज्य, मतलब जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश के अंडर में जितने भी राज्य थे, मतलब जो सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो भी साइन किए थे, हम लोग ये जानते हैं कि हर राजा के जो राज्य में 3 लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते थे। एक था उनका सेना वाहिनी, मतलब सेना, दूसरा था उनका मंत्री, और तीसरा था ऐसे मंदिर और मस्जिद। जैसे जो भी राजा होगा उस अंडर में ये मंदिर मस्जिद को पैसा दिया जाता था, स्पॉन्सर किया जाता था। इसमें क्या हुआ, जो लोग शिक्षित लोग होते थे उनको भी लैंड दिया जाता था कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अभी इसको लीजिए, अपना सम्मान के लिए वो लोग देते थे। जब राज्य ही नहीं रहा, राजा ही नहीं रहा, नवाब ही नहीं रहा, इन लोगों का क्या काम? इन लोगों का नौकरी चला गया। मान लो सेना का वो नौकरी चला गया, और ये लोग मंदिर मस्जिद जो है, जो जमीन मिला था वो जमीन भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। इसके चलते पूरी तरह से ये जो एजुकेटेड पर्सन, एजुकेशन सेक्शन था और जो नौकरी करने वाला सेक्शन था, वो लोग बेकार हो गए, मतलब उनका नौकरी चला गया। एक ही मात्र उपाय बचा, वो था रिवॉल्ट। सबने मिलके 1857, स्पेशली अयोध्या की बात हम बोल रहे हैं, यहां पर सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था। मतलब इम्पैक्ट 1857 में जो इम्पैक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी का पड़ा, वो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पड़ा था। तो हम मिलिट्री हिस्टोरियन, ब्रिटिश मिलिट्री हिस्टोरियन जॉन के, तो इनका एक बात से हम आज का क्लास ख़त्म करेंगे। उन्होंने बोला कि जिन लोगों का नौकरी चला गया था, उन लोगों का नौकरी चले जाने के बाद अयोध्या में या पूरी नॉर्थ इंडिया में हालात सबसे ज़्यादा बिगड़ा। और सबसे बड़ी बात ऐसा भी देखा गया उनके रिकॉर्ड्स में, उनके जो भी उन्होंने बुक लिखे हैं, इनके ऊपर उनमें बताया गया है कि ऐसा भी हालत आ गया, जो भी पैसे वाले थे उस वक्त हैदराबाद और उस एरिया में, उनके घर के मतलब जो औरत थे, मतलब जो फीमेल थे, वो भी बाहर काम करने जाना पड़ा था, क्योंकि घर में कमाने वाला नहीं था, मतलब नहीं कमा सकते थे, क्योंकि उनका नौकरी चला गया था। ऐसा स्थिति भी बन गया था उस जमाने में। मतलब खाने पीने के लिए कुछ तो करना पड़ता, तो इसीलिए वो काम भी, मतलब लोगों के घर में जाके भी काम करते थे। और अपने जो घर में जो सभी सामान था, ऐसा भी देखा गया कि ऐसे बोला जाता है कि कोलकाता में मार्केट में बिक्री होता था, अयोध्या का जो नवाब फैमिली से कीमती सामान था लूट करके लेके गए थे, और अपने घर के भी सामान लोग ऐसे बिक्री करने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को जीवन धारण चलाना था। तो इसके चलते हर सेक्शन, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जो कॉटन इंडस्ट्री के लोग हो, छोटे मोटे जो शिल्प क्राफ्ट्समैन थे वो भी, चाहे वो जनरल पीपल जिसको हम लोग बोलते हैं ये, चाहे वो नौकरी करने वाला सेना के लोग जिसका नौकरी चला गया था, चाहे वो मंदिर मस्जिद से रिलेटेड वाला लोग है, या चाहे वो ऐसे ही जनरल जो शिक्षित संप्रदाय थे जिसको गवर्नमेंट से स्पॉन्सर होता था, मतलब नवाब से, राजाओं से स्पॉन्सर मिलता था, वो लोग, मतलब सबने मिलके एक ही रास्ते को चुना, वो है रिवॉल्ट, 1857 रिवॉल्ट। तो इसके लिए बोला जाता है कि इकोनॉमी किसी भी विद्रोह के लिए एक बड़ा कारण होता है। 1857 के रिवॉल्ट में भी इकोनॉमी बहुत ही बड़ा कारण बना था। ओके, आज के लिए क्लास इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगा। तब तक सबको धन्यवाद। थैंक यू।